माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा में अतिवृष्टि वर्षा से 12 सड़कें एवं 52 पुलिया क्षतिग्रस्त हुई, जिनमें से 6 सड़कों के नवीनीकरण व 15 पुलियों की मरम्मत हेतु राशि 1715 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट 1 पर प्रस्तुत है। खंड 2 उक्त 12 क्षतिग्रस्त सड़कों में से स्वीकृत 2 सड़कों के कार्य पूर्ण हैं एवं 4 सड़कों के कार्य प्रगतिरत हैं। क्षतिग्रस्त 52 पुलियों में से स्वीकृत 15 कार्यों में 1 कार्य पूर्ण, 12 कार्य प्रगतिरत एवं शेष 2 कार्यों SH29 से अनवार नगर व गुराई से जेल रोड में माननीय विधायक द्वारा 1 कार्य SH29 से अनवार नगर को निरस्त कर इसकी राशि को गुराई से जेल रोड कार्य में समायोजित करने की अनुशंसा की गई है। विवरण परिशिष्ट 2 पर प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त SDRF मद में भी विभिन्न सड़कों की मरम्मत की गई है। बजट घोषणा वर्ष 2026-27 में वर्तमान में प्रदेश की सड़कों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को देखते हुए नॉन पैचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए राशि ₹1400 करोड़ की घोषणा की गई है। घोषणा अनुसार कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर सड़कों पुलियों का चयन कर नवीनीकरण करवाया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्य। पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो देवली उनियारा में क्षतिग्रस्त सड़कें और पुलिया जो निर्माण का काम प्रगतिरत है, इसकी समय सीमा बताएं, कब तक ये तैयार हो जाएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा तो मैं अभी ऐसे बता नहीं सकती, पर जल्द से जल्द इनका कार्य हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अभी इनकी विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा की सड़कें जो वर्षा के अलावा अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त एवं नॉन पैचेबल हैं, उनको कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर नवीनीकरण करवाया जाना प्रस्तावित है। और नॉन पैचेबल सड़कों का समय समय पर पैच रिपेयर करवाया जाता रहा है और आगे भी अगर कुछ भी ऐसा होगा तो हमारे लिए ये प्राथमिकता ही है कि जो भी सड़कें टूटी हुई हैं उनको जल्द से जल्द रिपेयर करवाया जाए। अगला कोई पूरक है क्या? नहीं। श्री हरि सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 311। मुझे उत्तर मिल गया है। उत्तर मिल गया तो बिराजिए। पूरे पोस्ट पहुंचाता हूँ तो बिराजिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उप जिला चिकित्सालय भीम में चिकित्सा भवन हेतु 4042.13 लाख की राशि स्वीकृत कर दी गई, जिसके अगस्त में 2908.04 लाख का आदेश जारी हुआ और कार्य प्रगति पर है। क्या मंत्री जी से शेष बची हुई राशि 2908.4 लाख में से उक्त निर्माणाधीन कार्य के साथ साथ चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य मंत्रालय कर्मचारियों को निवास हेतु क्वार्टर बनाने का विचार रखती है? अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं विवरण सदन मेज पे रखें? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि 40 करोड़ और 42 लाख रुपए जो है ये सैंक्शनड है, जो CHC से SDH बन रहा है भीम के अंदर। इसके अंदर जो जवाब दिया था, जो वर्क ऑर्डर जो है जिस फर्म को दिया है, जिसने 10/8/2024 को कार्य शुरू किया था, जुलाई 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 29 करोड़ और 8 लाख का था। इसके अंदर क्या है, जो आप फरमा रहे कि जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इसका है, इसमें इक्विपमेंट के भी पैसे आने हैं अभी, और फिर कुछ लास्ट भी ठेकेदार को देने हैं। तो जो क्वार्टर्स की आप बात कर रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा कि जब CHC से ये SDH बना तो इसकी जो साइट है वहां से दूर आ गई। वहां पर जो क्वार्टर्स बने हुए हैं वो इससे अलग हैं। ये कार्य शुरू हो गया था और जो 40 करोड़ रुपए जो है और 42 लाख, एक बारी ये पूरा बन जाएगा, इसका इक्विपमेंट लग जाएगा। इसके बाद में जो है
या तो हमारी कुछ बची हुई राशि होगी, नहीं तो फाइनेंस से हम पैसे लेके, और जो पुराने क्वार्टर्स है वो भी हमने देखा, एक तो दूर बहुत है, थोड़ी हालत भी जर्जर है, हम अलग से बजट लेके और जमीन उपलब्ध देख के क्वार्टर का बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगला जमीन पूरा उपलब्ध है अध्यक्ष महोदय, जमीन कोई दिक्कत नहीं, 25 बीघा जमीन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपके माध्यम से, मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि वर्ष 2025 में संयंत्र की उपयोगिता BOR 70.86% रही है। उपयोगिता दर BOR 95% या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी जिला चिकित्सालय खोला जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उप जिला चिकित्सालय भीम में वरिष्ठ विशेषज्ञ 2 है और दोनों पद खाली है, और कनिष्ठ विशेषज्ञ के 14 पद है और 14 में से केवल 2 कार्यरत है। तो अध्यक्ष महोदय, क्या बिना चिकित्सकों के सैया की उपयोगिता बढ़ सकती है? यदि हाँ, तो सैयाओं की उपयोगिता बढ़ाने के लिए रिक्त पदों को भरते हुए भीम उप जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में कर्मोन्नत करने का विचार रखती है? अगर हाँ तो नहीं, क्यों तो नहीं? कहाँ? माननीय मंत्री जी। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे से चर्चा की थी कि SDH से DH की भी बात की थी। ऐसा है कि 71% जो है, जब कभी भी SDH से DH जब कर्मोन्नत होता है, उसके 2-3 प्रमुख आधार होते हैं। एक तो बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो होती है, जो वर्तमान इनके 100 बेड्स हैं अभी, और उसमें 71% इसकी ऑक्यूपेंसी है, जो कि 95 होनी चाहिए। तो एक तो ये पैरामीटर मीट नहीं होता है। दूसरा, जनसंख्या का भी आधार है, जिसके अंदर 8 से 10 लाख की जनसंख्या पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो बनना चाहिए, जो बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये एक आधार है, कंपल्सन नहीं है, आधार है। तीसरा, इसके अंदर जो है कि जब SDH से DH बनता है, कर्मोन्नत होता है, तो उसका 150 बेड्स तो होने चाहिए। इनके अभी 100 बेड है, 150 बेड्स होने चाहिए, और बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो जो है 95 होना चाहिए। माननीय सदस्य को मैं यही बोलूंगा कि अभी आपका एक बहुत बड़ा CHC से SDH आ रहा है। SDH बहुत बड़ा होता है, इसको एक बारी कंप्लीशन होने दो, फिर आगे की आगे जो अब इसके अंदर कितने OPD कितने होते हैं, IPD कितने होते हैं, ये सब चीज़ों को देख के एक बारी ये चल पड़े। और फिर आपने जो पदों के बारे में बोला था डॉक्टर्स में, ये मैं स्वीकार करता हूं कि 34 पद में से 17 अभी भरे हुए हैं। आपके डॉक्टर्स कुछ हम आपको जो है इसमें सीनियर स्पेशलिस्ट भी, मतलब जूनियर स्पेशलिस्ट आपके हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, आपका डेंटिस्ट है, इसके अंदर कमी है। इसकी हम हो सकेगी जितनी 17 आउट ऑफ 34 है, इसको हम बढ़ा के इसका रेशियो हम बेटर कर लेंगे। अगला प्रश्न श्री गोविंद प्रसाद। प्रश्न संख्या 312। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, नवीन अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु उस क्षेत्र के 1000 से 1200 प्रकरण लंबित होने पर ही विचार किया जा सकता है, एवं साथ ही मूल न्यायालय से दूरी, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर राज्य सरकार द्वारा न्यायालय की स्थापना के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। प्रश्न का खंड 2, जी हाँ, ये सही है कि मनोर थाना में नियमित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मनोर थाना जिला न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय स्तर के प्रकरणों की संख्या मात्र 410 है, जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड 1000 से 1200 प्रकरण से बहुत कम है। अतः प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है। भविष्य में इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मूल न्यायालय से दूरी तथा आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर तथा लंबित प्रकरणों के मापदंड जिसके आधार पर एडीजे कोर्ट की स्थापना की जाती है, उन मापदंडों में शिथिलता देते हुए राज्य सरकार मनोर थाना में एडीजे कोर्ट खोलने का विचार रखती है क्या?
माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनोर थाना से आने वाले माननीय सदस्य की ये बात सही है कि इनके वर्तमान में जो एडीजे का काम जो हो रहा है वो अकलेराम हो रहा है और उनसे इनकी मूल दूरी काफ़ी दूर है, लेकिन मात्र डिस्टेंस के आधार पर, दूरी के आधार पर न्यायालय की स्थापना साधारणतः संभव नहीं है। उसमें 3 बेसिक बातें हैं: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति, आधारभूत संरचनाएं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और प्रकरणों की संख्या। लेकिन फिर भी हम इसको और देखवाएंगे, यथासंभव जितना हो सकेगा सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे और लिटिगेशन को सस्ता सुलभ न्याय प्राप्त हो, इसमें पूरा प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न जाकिर हुसैन। प्रश्न संख्या 313। आपने पहले कहा नहीं। आंसर आता है सेम, कुछ तो चेंज करो, एक आधा तो। बैठो ब्रज। माननीय जाकिर हुसैन। प्रश्न संख्या 313। माननीय अध्यक्ष जी, बोलना चाहते हैं मुझे कोई? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मकराना से आने वाले दोनों की सदस्य बात- के बात- माननीय अध्यक्ष उत्तर महोदय, है। मुझे जवाब मिल उसमें- चुका है। एक सेकंड। मेरा पूर्व में प्रश्न ये है, ये एक बेसरोली का मामला है जहाँ पे ये उचित मूल्य दुकान आवंटित को लेकर नियम की बात है। तो मैंने इनसे नियम की बात पूछी थी, तो इसमें प्राथमिकता दी गई है चयन प्रक्रिया प्राथमिकता ग्राम सेवा समिति और उद्देश्य सहकारी समिति और दूध उत्पाद समिति। तो इसके अंदर पैरा नंबर 2 के अंदर महिला एवं सहायक समूह, राज्य सरकार महिला सहायता विभाग भी इसके अंदर ग्राम समिति, इसमें अगर फार्म भरेगी तो प्राथमिकता उसकी रहेगी, लेकिन उसका 3 साल का इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो उसको लेके उसमें यह भी है, प्रबंधक इसका जो समिति का होता है, प्रबंधक कंप्यूटर कक्ष से सैंडिकृत योग्यता को पूर्ण करना अनिवार्य है, योग्यता होना उसमें जरूरी है। उसको लेके जो एक बेसरोली के अंदर एक दुकान का आवंटित हुआ था, पहले तो मैं इसके 1 साल पहले जाता हूँ, 24/9/2024 को अनुकंपा के नाम से धर्माराम की दुकान उसके बेटे को श्रीमती संतोष देवी के नाम से 2009 को आवंटित दुकान हो चुकी थी। इसको 2 महीने नहीं चले और इससे मतलब ऐसे ही इसके लिखित में ले लिया गया कि आप इसके योग्य नहीं, आप इसका वो इस्तीफा दे दो। उसके बाद में इसकी जो वो तारीख आई, विज्ञप्ति निकली इस वार्ड की विज्ञप्ति भी निकली आपको 26/9/2025 को, जिसमें 15/11 को मीटिंग रखी गई। उस 15/11 मीटिंग में 7 फार्म आए। माननीय सदस्य, ये पढ़े नहीं, आप तो प्रश्न पूछो। तो मेरा ये कहना है कि मतलब जो विज्ञप्ति के अंदर इसने पहले तो 7 फार्म है ना, माँ कृपा सहायक समूह के नाम से फार्म आया, तो उसमें क्या इसमें 3 साल की योग्यता वो रजिस्ट्रेशन वाला मामला नहीं था। उसने फार्म चेंज करा के दुर्गा, मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप भाषण कर रहे हो, प्रश्न काल में 5 मिनट में प्रश्न और उत्तर दोनों आने चाहिए। सर ये प्रश्न पूछो। ये देखो, इसमें जो रसद विभाग ने इसको रजिस्ट्रेशन दिया गया है महिला स्वयं सामूहिक समूह के नाम से, और जो दुकान आवंटित हुई है माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह के नाम से हुई है। अब प्रश्न पूछो ना। तो प्रश्न ये है कि मतलब ये 4 मिनट में केवल अपने पूरे खाद्य विभाग के गलत हुआ, ये जब मंत्री बन जाओ तो बोलना। नियम विरुद्ध हुआ है, इसका जवाब दो, ये जांच का विषय है। तो हो गया। बिराजो उत्तर दिलाता हूँ। बिराजो माननीय मंत्री जी। अरे आपको किसने कहा प्रश्नकाल में बोलने के लिए? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मकराना से आने वाले सदस्य ने जिस दुकान के बारे में बात की है, पहले तो इन्होंने कहा कि इस्तीफा दिया गया, लिखाया गया। इस्तीफा हम कोई लिखा के जबरन नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं इस्तीफा दिया गया तभी उस दुकान की विज्ञप्ति जारी की गई, और दुकान की जो विज्ञप्ति है वो नियमानुसार जारी की गई। और फिर भी माननीय सदस्य को लगता है कोई कमी है तो उसकी हम जांच करके इनको उत्तर दे दिया जाएगा कि जिस हिसाब से नियमों के तहत जो बात है। अगला पूरक, दूसरा पूरक। तरीका था ना, 3 फर्में बना के मतलब एप्लीकेशन किस नाम से हुई है और अलॉटमेंट किस नाम से हुआ है, और ये इसके नाम अलग 3 नाम से अलग ये फर्में बने। प्रश्न पूछो ना, क्या ये? तो इसका ये है कि इसका नियत किया जाए, इसका आवंटित करके नियत करो इसको। समझ गया हम बात। जिनने अप्लाई किन्हीं किया है, आवंटन किसी को हुआ है, ये कह रहे हैं। नहीं, तो आप पूरी जांच करा के कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, इन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति द्वारा 3 समितियां में उस तरह करके जो किया गया, जैसा मैं बता रहा हूँ, उत्तर दे ही रहा हूँ। सुनिए ना, आपके इन्होंने पूछ लिया, इनका उत्तर तो सुनो।
वो क्या रफीक जी को आदत है कि वो जैसे टीकाराम जी बोलेंगे मेरे को बोलना जरूरी है, उनकी आदत है साहब, उन पे भी कंट्रोल प्रश्न काल में किसी को नहीं है। हाँ आप तो उत्तर दिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ उन्होंने। जाकिर जी को, माननीय मकराना से विधायक माननीय सदस्य को, कि आपने जो बात रखी उसकी जांच कराएंगे और यदि आपकी जो बात मेरी वो बात गलत सही निकली तो उस पर दुकान का वापिस से पुनः प्रक्रिया करेंगे और यदि सही है तो उसको वैसे यथावत रखा जाएगा। वैसे अंदर विधायक सदस्य होता है, हर महीने मीटिंग होती है, इसमें कभी किसी विधायक को बुलाया नहीं जाता, ना कोई मीटिंग हुई वहां पे जिला स्तरीय। अब क्या पूछो ना, मीटिंग क्यों नहीं हुई, ऐसा प्रश्न पूछो। हर महीने बुलाने को होता, मीटिंग नहीं होती है। अरे प्रश्न पूरा तैयारी नहीं है, कुछ 2 साल से मीटिंग नहीं हुई। माननीय पूछो ना, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा ब्राजे कि आपने वास्तव में खाद्य सुरक्षा को लेकर जो हमने तहसील स्तरीय कमेटी बनाई, वो बनाई हुई अगस्त 2024 में बना दी गई थी और उसकी लगातार बैठकें भी आयोजित की जा रही है, लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है। और यदि ऐसी बात है कि आपको नहीं आ तो मैं उसका विषय पूछ लूंगा, कैसे नहीं, बल्कि हर जितने भी सदस्य हैं उनके प्रत्येक तहसील में जहां हमारी सतर्कता समिति हुई है वहां बैठक ली गई है। और यदि आप ये कह रहे हो इस तरह आपके पास विधायक, माननीय विधायक के पास नहीं आया, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी इनको आश्वस्त करता हूं कि आइंदा से जब भी तहसील स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित होगी, प्रत्येक माननीय सदस्य के पास फोन अवश्य जाएगा, उनके पास सूचना अवश्य जाएगी। उनका है, उनको दिला दिया मैंने। बात ये है, माननीय सुरेश जी मोदी, अध्यक्ष जी बात ये है कि ये जो कमेटी जो बनी हुई है, ये कमेटी आपके भी एमएलए हैं, सारे हैं, आप पूछ लो किसी को भी बुलाया हो तो। आज तक हमें खुद ही नहीं बुलाया किसी ने भी, किसी को नहीं बुलाया गया। तो आप, क्योंकि पीडीएस के अंदर बहुत घोटाले, फर्जीवाड़े, कई प्रकार की चीजें आती रहती हैं। क्या बता रहे हो, मंत्री सक्षम है आपका, बहुत अच्छा है। तो ये आप सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में जो मीटिंगें हों वहां जो भी इसके मेंबर हैं उनको जरूर से जरूर बुलाया जाए। माननीय जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का बिल्कुल आपका इसको जो आपने सजेशन दिया उसका बिल्कुल क्रियान्वयन होगा। जब अभी जिला स्तरीय कमेटी हमने नहीं बनाई जहाँ पे भी माननीय सदस्य विधायक सदस्य होते हैं, जिला तहसील स्तरीय सतर्कता समिति हमने बना ली और जो आपने बताया, और मुझे लग रहा है ज्यादातर सभी माननीय सदस्यगण कह रहे हैं कि उनके पास इस तरह का बैठक का सूचना नहीं आती। मैं सुनिश्चित करूंगा आइंदा से प्रत्येक विधायक के पास निर्देश जारी कर दें, बिल्कुल जो जो उसमें अपेक्षित है जनप्रतिनिधि उसको बुलाया जाए। बिल्कुल। अगला प्रश्न श्री हरीश चौधरी। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में 2019 में लाइफ स्टॉक सेंसस के संख्या तो वक्त बोलो, में एक प्रश्न संख्या बोलो माननीय। प्रश्न संख्या 314 उत्तर आ गया है। ठीक है, अब पूछो। हमारे राजस्थान में 2019 के लाइफ स्टॉक सेंसस में गाय 1,39,000 और भैंस 1,36,000 दर्ज करी गई है। उसके बाद में आज अनुमान ये है कि गायों की संख्या से भैंसों की संख्या बढ़ गई है। समाज को और सरकार की नीतियों से हम सब लोगों का ये जिम्मेवारी बनती है कि हम गायों को कैसे पालें। शिकारपुरा महंत जी ने एक बार डांट कर मुझे बोला कि गाय पूजन से नहीं पलेगी, गाय पालने से पलेगी और उसके में संरक्षण सरकार को देना चाहिए। सभापति महोदय, मेरे आपके मार्फत मंत्री जी से निवेदन है कि सबसे ज्यादा पशुधन राजस्थान में बाड़मेर जिले में, आप प्रभारी मंत्री भी हैं, जो प्रावधान है उसमें प्रत्येक कैंप के अंदर सर्वेयर अनिवार्य तौर पर आना चाहिए और कैंप में अगर सर्वेयर नहीं आई तो 500 रुपए उसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है। तो बाड़मेर में ऐसे कितने कैंप में सर्वेयर नहीं आई? दूसरा कि बाड़मेर जिले में क्या लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि 42 लाख की घोषणा हुई, तालियां भी बजी, और 21 लाख से 42 लाख के बीमे का, और हुआ कितना?